नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज फिर से आप तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि एक मुहिम, एक जंग इस वक्त हम सहारा के खिलाफ लड़ रहे हैं और सहारा से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले द न्यूज 15 आपके सामने ला रहा है। कई तमाम ऐसे साथी भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जिनसे हम प्रतिदिन बातचीत कर रहे हैं, जो सहारा के खिलाफ लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे होंगे। दर्शक जो इस वक्त जुड़ गए हैं, चलिए उनसे आपका रूबरू हम करा दें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय देव शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष के। अभय देव शुक्ला जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं भी आपको कि आप इतने दिनों से इस जंग को लड़ रहे हैं और आज इस पूरे जंग पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत आभार और खास तौर पे न्यूज़ 15 की पूरी टीम, संपादक जी समेत आप सभी भाइयों को बहुत हृदय से अभिनंदन। और जब से हम लोगों ने आंदोलन को और न्यूज़ संभाला है, जी तैयारी बनाई और दिल्ली से आपका जो सानिध्य मिला, आपके और आपके पूरे टीम परिवार के जितने लोग हैं, टीम के सभी साथी, उन लोगों ने ना धूप देखी, ना छाँव देखा, ना बरसात देखा। उस तपिश में भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे आंदोलन को बल देते दिखाई दिए। इकलौता देश में ऐसा बड़ा न्यूज़ चैनल के रूप में हमारे बीच में आप सभी लोग प्रतिस्थापित हो रहे हैं कि जो लगातार देश की पीड़ा को, वास्तव में जो सहारा पीड़ितों का मंच जो उम्मीद कर रहा है कि देश का चौथा स्तंभ जब अपनी आंखें खोलेगा और अपनी कलम चलाएगा, अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उनको न्याय मिलेगा। तो ऐसे समय में अगर कोई जी, निकल के आया है तो न्यूज़ 15 आया है। बहुत और बहुत न्यूज़ शुक्रिया 15 अभय के जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जो अपने तमाम दर्शकों और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे मैं करता हूँ। सहारा आखिर इस तरह से लोगों को ठगने का काम शुरू की? सहारा किस समय अपना प्रोगंडा इस्तेमाल की और लोग उसके चंगुल में अभय देव शुक्ला जी कैसे फंसते गए? ये मैं फिर से एक बार आपके जरिए आपकी जुबानी जानना चाहूंगा। देखिए, मुझे एक शायर याद आता है हम्म। कि रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर हम्म। दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने, हम्म। हमको मालूम ना था क्या सह है मोहब्बत यारो, जला के अपने घर देखे हैं उजाले हमने। तो ये अगर पीड़ा पूरे देश के करोड़ों लोगों की है, जो हम्म। इस शहर के माध्यम से बहुत सटीक और फिट बैठती है। जिस सुब्रत राय मात्र 2000 रुपए से और एक लंबरेटा स्कूटर लेके चलने वाले करोड़ों जी। अरबों के मालिक बन जाते हैं और उनको उनको इस शीर्ष के शिखर पे पहुंचाने का काम 12 लाख कार्यकर्ता नहीं साथी करते हैं। और हम्म। आज उन्हीं के लोग 7000 से ज्यादा के लोगों ने आत्महत्याएं करके उनके परिवार के लोगों को अनाथ होने पे छोड़ दिया है। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों का डिप्रेशन, अगर आपको बताऊं कि हम सारे सारथी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग जी। जमीन पे काम कर रहे हैं और हम्म। उनके बीच जा रहे हैं। उनका करुण रुद्रन किसी का भी हृदय भेदने के लिए काफी है, लेकिन ना सरकार का हृदय पसीज रहा है और ना कानून का और ना ही हमारे चौथे स्तंभ के रूप में बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उनका कहीं से हृदय पसीज रहा। पैसा सब पे हावी हो गया है। दुर्भाग्य है सर का कि देश में 13 करोड़ से ज्यादा पब्लिक है जिसका पैसा लगा हुआ है और उनके परिवार के लोग भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। तो ये तो हम्म। सुब्रत राय सुब्रत राय के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाले उन निवेशकों, सॉरी, जमाकर्ताओं का हाल, जी। कार्यकर्ता जो जमा करता है उनकी स्थिति क्या है, उसको जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक। तो बिल्कुल। क्या बात करें हम, किस तंत्र की बात करें हम, किस विषय पे बात करें हम। और इसी को लेके कोई तो निकलना चाहिए, किसी को तो भी लेके गले में घंटी बांधनी। हम्म। तो ये काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी ये साथियों बताइए ने किया। अभय शुक्ला जी कि आप तो लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, लोगों को आपने कई लोगों को मदद भी पहुंचा चुका है जैसा कि मुझे पता है। मुझे ये बताइए कि सुब्रत राय जैसी बड़ी शख्सियत एक समय में, जिनके अपनी बेटे की शादी जो है वो भव्य तरीके से कराई थी, तो उनको आखिर ये आइडिया या फिर यूं कहें कि ठगने का जो एक प्रवंडा होता है कि लोगों पर विश्वास जताना,
अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति किसी को ठग सकता है तो उसको सबसे पहले अपने हाथ में लेना पड़ता है। तो ये आखिर सुब्रत राय ने कब से शुरू किया, सुब्रत राय कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते गए और लोग किस योजना के तहत उनके जाल में फंसते गए, मुझे थोड़ा सा संक्षेप में ये बता दीजिए। देखिए, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत जो सोच रही होगी और वो क्या सोचते होंगे और क्या सोच करके इस देश के करोड़ों निवेशकों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं और उनका उनको उनके पैसे को हड़पना चाहते हैं। ये तो उनके ही अंदर के में चल रहे जो मन मस्तिष्क का जो झंझावात है वो वही जानते होंगे। लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि देश में सुब्रत राय आज नहीं, जब कंपनी का उदय किया था उसके बाद जब कंपनी सर्वाइव करने लगी तो उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि आने वाले दिन में हम सारे देश के निवेशकों के पैसे को कूटरचित साजिश करके हड़प लेंगे। और आज वो दिख रहा है, वो धरातल पे दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है, जहां तक हम लोगों के समझ में आती है कि जैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई संस्थानें हिंदुस्तान में काम करती है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, तो संबंधित संस्थानों को एक बाई रजिस्टर्ड, चाहे बाया राज्य सरकार या बाया केंद्र सरकार से एक लाइसेंस जारी होता है और उस लाइसेंस के तहत विभिन्न, चाहे वो कंपनियां हो या विभिन्न सेक्टरों की संस्थानें हो, उसकी पूरी गवर्निंग बॉडी सरकारें होती है, संबंधित राज्य की सरकारें या देश की सरकारें। तो उन्होंने जब उनको पहला लाइसेंस जारी किया होगा तो लाइसेंस जारी करने के बाद तो उनकी 1 साल के बाद ऑडिट करने की प्राविधान है। अगर 1 साल पहले ऑडिट करने का, 1 साल बाद ऑडिट करने का प्राविधान है, तो वो ऑडिटर भी गया होगा जो सरकारी तंत्र से लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसने अगला फॉरवर्डिंग किया है और ये लगातार 35 से 42 साल काम किए। तो 35 साल से 42 साल के 1 साल से लेके 35 साल के बीच में उन्होंने कंपनी को रन कराया और कंपनी में लगातार ऑडिट होती रही, सब कुछ सही पाया गया या नहीं पाया गया, ये तो कानून का विषय था, ये एक सरकार का विषय था। और अचानक 35 साल बाद कंपनी में बहुत बड़े फ्रॉड दिखाई देने लगते हैं और कंपनी के सुब्रत राय को जेल भेज दिया जाता है और कंपनी को यह कहा जाता है कि इनके कानूनी दस्तावेज गलत है और उसके आधार पे सुब्रत राय की नैया डगमगाने लगती है और अंततः आज डूबने के कगार पे। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि जितना दोषी सुब्रत राय है उतना ही दोषी भारत की सरकार में मेरा सवाल भी यही था आपसे अभयदेव शुक्ला जी, मैं अभी सवाल यही करना चाहता था। जिस वक्त ये सारा घटना हो रहा था, जिस वक्त ये सारे काम हो रहे थे, तो क्या इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम उस वक्त के मौजूदा सरकार को मान सकते हैं, जिसके देखरेख में, जिसके सब कुछ होते हुए भी ये कामें हो रही थी? तो क्या सुब्रत राय ने उन सरकारों को भी अपना मिला लिया था, अपना बना लिया था? देखिए, हमने जब लड़ाई शुरू करी तो हमने लड़ाई सुब्रत राय से शुरू नहीं, क्योंकि जब हम अपने पैसे की मांग कर रहे थे, उनकी संबंधित ऑफिसों के चक्कर लगा रहे थे, तब तक तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं सुब्रत राय उनके अधिकारियों की कृपा दृष्टि हो जाएगी, हमारा पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन जब एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि ये पैसा तो मेरा इन लोगों से निकलने वाला नहीं है, ये इनका बहाना मुझे समझ में आ गया और ये बहाना समझ में आ गया कि ये क्या करना चाहते हैं, तो हमारी विचारधारा और हमारी टीम के साथियों की विचारधारा बदल गई, इस नाते बदल गई कि हम इनसे क्यों मांग रहे हैं। ये देश में महाभ्रष्टाचारी, महाठग और महाबेईमान और मिस्टर नटवरलाल की भूमिका अदा करने के लिए आ गए। यानी ये साबित है कि सुब्रत राय देश के लोगों का पैसा कूटरचित साजिश करते रहे। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? तो इस तथ्यों के आधार पर मैंने रिसर्च किया और पाया कि हम सुब्रत राय से लड़के क्या पाएंगे। सुब्रत राय को हो सकता है जेल हो जाए, हो सकता है उनकी कंपनी और उनके कंपनी के लोगों का जो सिस्टम हो वो बैठ जाए, लेकिन क्या इससे देश के निवेशकों का पैसा तो मिलना नहीं है। जब देश में वो दिग्भ्रमित करने का मादा और सरकार को सुब्रत राय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को दिग्भ्रमित कर दिया है, तो छोटे छोटे लोगों की क्या भी साथ है जी। तो इनको दिग्भ्रमित करके लोगों को पाले रखे हैं, तो इसका जिम्मेदार असली कौन है? तो ये समझ में आया कि इसका असली गुनाहगार इस केंद्र सहित राज्य की सरकारें और ये जनता से चुन के जाते, जिससे 65 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई और 65 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ वो लोग हैं जो घर के मुखिया हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है। बिल्कुल पैसा लगाया है, यानी गवर्निंग बॉडी एज ए पूरे परिवार का सदस्य, वो जिधर चाहेगा उधर अपने परिवार के लोगों को साथ खड़ा करेगा, क्योंकि उसका परिवार उसके लिए पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल उसके बाद दूसरी प्राथमिकता
और भी समाज में और अन्य वर्ग के लोग और अन्य सिस्टम के लोग हैं, क्योंकि परिवार अगर ही नहीं रहेगा तो फिर हम समाज, देश, हित सही बात है, उससे किस चीज की बात करेंगे। तो ये बताइए किन मानसिक परिस्थितियों से जुड़ना पड़ता है हमें देश के लिए? आपके पास तो कई ऐसे केस आते होंगे, कई लोग ऐसे आते होंगे, हमारे पास भी कई ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारा पैसा कब होगा। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि आप लोग जिस संस्थान के साथ काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किन परिस्थितियों के साथ आप लोगों को गुजरना पड़ता है? दूसरा सवाल, कैसे लोग आपके पास आते हैं? और आखिर अंत में आप लोग अब क्या करने की तैयारी में है कि कैसे आखिर ये पैसा निकाला जाए या फिर इसको क्या किया जाए? देखिए, लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं, टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसीलिए तो हम मुस्कुराए बैठे हैं। आप ये समझिए कि 10 तारीख का आंदोलन हो रहा था। मैं अपनी सीधे करंट बिल्कुल समय पे आता हूँ, जी उस जगह पे आता हूँ जहां से आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास हो रहा था। जी 10 तारीख को जब हमारे लोग आंदोलन कर रहे थे बस्ती की सड़कों पर, और वहां पे मजमा लगा था और हमने निःशुल्क केंद्रीय रजिस्ट्रार के लिए एक पत्रक तैयार कराया था और उसके कंप्लेन दर्ज करा के अपने निवेशक साथियों की मदद करने की एक बड़ी टीम तैयार कर रहे थे कि आप चलिए और उन लोगों को एक जो उनके पास तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति है या डर का स्थिति है, मुझे नहीं मालूम है क्या है, लेकिन कार्यकर्ता मात्र 10% की संख्या में निकल पाए। मुझे ये बात जी वहां दिखा कि एक महिला आती है, बुजुर्ग महिला है जी, बुजुर्ग महिला है और बुजुर्ग महिला का पति और मात्र 15 साल का लड़का, उसका भी देहांत हो चुका है। बिल्कुल। और महिला का 15 से 16 और बुजुर्ग महिला फपक के मेरे कंधे पे और पूरी पब्लिक के बीच वो फपक फपक कर रो रही थी कि आखिर अब कौन सा आ रहा है, कौन सा ऐसा मानवीय हृदय होगा जिसका दिल पत्थर का होगा, उसके आंखों से आंसू ना छलक जाए। सही बात। वहां पूरा का पूरा लोग रोने लगा, सबकी आंखों में आंसू था। वहां पे पुलिस प्रशासन के सामने ही ये हो रहा था, लेकिन मानवीय संवेदना कहते हैं पुलिस के पास दिल तो शायद होता ही, दिल तो होता ही नहीं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए था, उसी व्यक्ति को उनको सौंपने के बाद उससे तहरीरें ली जाती है और उस तहरीरें लेने के बाद उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है जिनके कंधे पे वो बूढ़ी मां रोती हुई नजर आ रही थी कि इस नाते कि शायद कोई अभयदेव, शायद कोई आप जैसा साथी या शायद कोई हमारे समाज कार्यकर्ता लोगों की एक कोई भूमिका निकल के सरकार की आंखों तक पहुंच जाए और उनकी आंखों का पानी जो मर चुका है वो आंखों में पानी आ जाए और देश की उस गरीब मां को न्याय मिल जाए जिसके पति भी पैसे के नाते मरे और 15 साल का लड़का भी मर गया। उसकी वीडियोस है, मैं आपके पास तक भेजूंगा, आप उसको प्रमुखता के साथ देश को दिखाने का काम करिएगा। क्या है, हम किसको चुनते हैं? हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी को चुनने का काम करते हैं। जनता के बीच में वो जाते हैं, जिम्मेदार होते हैं, हमारे दरवाजों पे आते हैं और संविधान की शपथ लेने के लिए कहते हैं कि आपके हित और आपके सुरक्षा के संरक्षण की व्यवस्था हम विधायक सांसद के रूप में करेंगे। लेकिन वही जनता जब उनको वोट देके सदन में भेज देती है और संबंधित सदनों में जाते हुए देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद विधायक हो जाते हैं, वही पतियों के हाथों के खिलौने हो जाते हैं। गरीब जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और वो तो हम कहते हैं भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, उनको तो बात छोड़ दीजिए उनका बात। देश में चौथा स्तंभ न्यायपालिका शायद अपने कर्तव्यों का सजग प्रहरी के रूप में, आज मुझे न्यायपालिका से न्याय मिला है। न्याय हमेशा लेट से मिलता है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन कानून पे सबका विश्वास है, मेरा भी विश्वास, एक दिन न्याय मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला। आज मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में है कि मैं न्याय के साथ ही उस जेल के कटघरे से बाहर अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा। अपनी भी अवैध आपके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जो वो प्रोटेस्ट हुआ था, आपको जेल भी जानी पड़ी, वो घटनाक्रम थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे लड़ाई लड़ी, क्या कुछ हुआ आपके साथ?
देखिए हम लोग तो 10 तारीख को आंदोलन, जी। 10 तारीख को हमारा प्री-प्लान्ड आंदोलन था और हमने चूँकि हम झारखंड और बिहार से यात्रा करते हुए अपने यहाँ 4 तारीख को पहुँचे थे और पहले से प्रोग्रामिंग थी, पहले से व्यवस्था था कि हम 10 तारीख को इस आंदोलन को गति देंगे और 10 तारीख को हम लोग उस कार्यक्रम को बड़ा करेंगे और देश के जो बस्ती के निवेशक है, चूँकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और आप जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी। और उनको जगाने के लिए मुझे निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की जो ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों का पूर्ण दायित्व नहीं कर निर्वहन कर पा रहे हैं और ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अब फुटबॉल का मैच शुरू हो गया है। ये कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से जान फुटबॉल के मैच में फुटबॉल कौन होगा ये जानते हैं और मैच के खिलाड़ी हम। मैच के खिलाड़ी हम लोग हैं और ये फुटबॉल अब हर जगह चले और ये कार्यकर्ताओं की तरफ ना चले, ये बात ध्यान रखिए क्योंकि पैसा आपने लगाया है, लगवाया है गरीब निवेशकों का। आपका भी पैसा है, सम्मान भी, आप आत्महत्या भी कर रहे हैं। आप अपने सर पे बड़ी बोझ रखे भी, तो आपको साथ देने की ज़रूरत है। अगर नहीं निकलेंगे, तो जनता आपसे जवाब पूछना शुरू कर देगी क्योंकि ये जनता की अदालत आ गई। हमने सारी अदालत को छोड़ के जनता की अदालत में अपनी फैसले और अपना न्याय की उम्मीद लगा रखे थे। तो उस दिन भी यही हुआ। उस दिन हम सब लोग जनता की अदालत गए और जनता की अदालत से होते हुए एक बड़ी जन यात्रा करते हुए हम सारे लोग अपना कार्यक्रम कर रहे थे और सीआरसी का फार्म भर रहे थे। सीआरसी का फार्म बाँटा ही जा रहा था, तब तक वहाँ भीड़ में एक आवाज़ आई। वहाँ पे एक जो बस्ती के आरम जो शकील अहमद जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, वो हेलमेट लगाए अपने 15 गुंडों के साथ, जिसमें एक बस्ती का बहुत बड़ा अपराधी था। वो अपराधी जिसका नाम प्रिंस था, वो प्रिंस अपराधी को, हालांकि हम नहीं जानते थे, चेहरे से भी वाकिफ नहीं जी, उस अपराधी को मंच की तरफ इशारा करते हुए, फुदफुदाते हुए उनके कानों में सुनाई दे रहे थे और वो उन लोगों को दिखा रहे थे कि ये कार्यक्रम से उतरते ही इनके साथ हत्या जैसा प्रयास करने का, हत्या कराने का प्रयास करने का। और वो कहते हुए वहां के स्थानीय लोगों, चूंकि वहां पे हमारे यहाँ के जो एजेंट साथी थे वो भी वहीं थे और उन्होंने उनको पहचान लिया। अब ये बताइए कि तो जो आपकी संस्था है वो किस तरह से लोगों की मदद करती है और कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने मदद पहुंचा चुका है? देखिए, अब मदद तो हम सुब्रत राय और हमारी टीम के साथी कोई सुब्रत राय है, लेकिन जहां हमारे परिस्थितियों में हमारे परिवार के लोगों में परेशानियां आती हैं, अभी लखनऊ में एक घटना हुई, हमारे लोगों के यहाँ एक लखनऊ की महिला हमारे साथ बराबर टच में रहती थी और उनका एक निवेशक साथी जिनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और वो वेंटिलेटर पे थे और उनको जब ऐसी स्थिति आई कि 10,000 रुपए मात्र वो अपना मांग रहा था और दर-दर की ठोकरें उसकी माँ खा रही थी, लेकिन सहारा प्रबंधन का उसी लखनऊ में वो मानवीय हृदय नहीं पसीजा, तो वो लड़का मरने के कगार पे था। जिन परिस्थितियों में हमारे साथ वो डिबेट में शामिल हुआ था, हम लोगों ने तय किया कि हम लोग थोड़ी-थोड़ी धनराशि देंगे और उसका एक व्यक्तिगत अकाउंट नंबर मंगवाया गया, फ्लैश किया गया और उसमें हम लोगों ने अपनी जो आर्थिक सहयोग था, संगठन के लोगों ने मिलके किया। जहां भी हमारे साथी आंदोलन की भूमिका तय करते हैं, हम सब लोग सम्मिलित प्रयास करके उन लोगों का मदद करने का काम करते हैं। अभी तक जब तक आंदोलन शुरू हुआ, हमने अपने तमाम साथियों के साथ, जो डिप्रेशन में लोग रहते हैं, जिनको मानसिक स्थिति आती है, कभी-कभी आत्महत्या करने पे विवश होता है, हम उनका मोटिवेशन करके आत्महत्या करने से रोकते हैं और बहुत सारे साथियों का, मुझे इस बात की खुशी है कि हम किसी को कुछ दे नहीं पाए हैं कि नहीं पाए इस बात की नहीं, लेकिन हमने अपने हजारों साथियों को मोटिवेशन करके उनकी जिंदगी को 2 दिन, 4 दिन और इस बीच में हम अपने क्रांति के आंदोलन में उनको शरीक के साथी के रूप में देखते हैं और उनका जीवन बचा। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हम इसको ईश्वर की सिर्फ प्रेरणा मानेंगे और ईश्वर का ही आशीर्वाद मानेंगे कि इस आंदोलन को गति कोई हम नहीं दे, ना हमारे कोई साथी दे रहा। ऊपर में से कोई तीसरी शक्ति है जो इस आंदोलन को बड़ा कर रही है। अगर वो तीसरी शक्ति ना होती तो सुब्रत राय के लोग आज जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटा सुब्रत राय और पुलिस बस्ती का प्रशासन हम लोगों को जेल के अंदर नहीं रख पाया और हमको अंतरिम जमानत उसके बाद हमको पूर्ण बेल मिली हमारे साथियों पूरे। अभयदेव शुक्ला जी, समय की कमी है, इसके कारण आपसे जो भी जानकारी मिल पाई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपने बहुत अच्छे तरीके से भी बताया। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप सहारा के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जहां तक हमारी मदद होगी हम भी उन तमाम लोगों की मदद करते रहेंगे जो इस वक्त हमारे दर्शक जुड़े हैं, जिनको ये परेशानी हो रही है। आप जैसे लोगों से जुड़कर
आप जैसे लोगों से समस्याओं को जानकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से अभयदेव शुक्ला जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहूंगा कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।